तो गुड आफ्टरनून क्लास। ये हम आज सेकंड क्लास में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि क्या बेसिक्स होते हैं, किन बेसिक्स टर्म्स पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिका हुआ है। फर्दर हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। लास्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। आज हम पढ़ेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में डीप में, कि सारी टर्म्स क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं essential elements of a valid contract। essential element of a valid contract। तो क्लास इसमें हमने क्या पढ़ा था पहले, कि क्या हुआ था। यहाँ पे एक कंपनी थी पहली क्लास में, जहां पे राम को ऑफर दिया गया था। तो वहां पे क्या हुआ था, एक कंपनी थी। कंपनी में क्या हुआ था, उस कंपनी ने एक ऑफर निकाला, राइट। ऑफर निकाला था एंड उसकी क्या हुई थी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफर हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस हुई। तो उन दोनों के बीच क्या बन गया, राम और कंपनी के बीच अग्रीमेंट, कि वो एक ही चीज पे अग्री कर रहे हैं। अग्रीमेंट, तो वो एक ही चीज पे अग्री कर रहे हैं, तो क्या हो गया, अग्रीमेंट। थर्ड थिंग, जब वो हुआ था कि, तो वहां पे क्या हुआ था, राम और कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाना था, एक लीगल रिलेशनशिप बन जाएगा कि अगर राम कंपनी के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाता है तो कंपनी उस पर एक्शंस ले सकती है, राइट। तो ऐसे जब भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो इन इंटेंशन होती है टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था जो कि था कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक कंसिडरेशन होना जरूरी है, और जो कि लॉफुल हो। लॉफुल का यहाँ पे मतलब है ऐसा जो कि हमारे लॉस को अबाइड बाय करे, उसके अगेंस्ट ना जाए। मान लीजिए कि अगर मैं किसी को 2 लाख रुपए देता हूं टू किडनैप समवन, किडनैपिंग अच्छी चीज नहीं है, टू किडनैप समवन, तो क्या होगा, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक हर एक कॉन्ट्रैक्ट को उसके ऊपर जुडिशरी बनाता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकते। तो जो कंसिडरेशन रहेगा वो लॉफुल रहेगा। और फिफ्थ थिंग, जो भी कंसिडरेशन करा जा रहा है, जो भी वहां पे इम्पोजिशन लगाई जा रही है, जो भी प्रॉमिस करा जा रहा है, वो प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए जो कि फुलफिल किया जा सके। ऐसा ना हो कि मैं किसी से बात कर लूं और मैं उनसे कहूं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बादल तोड़ के जमीन पे लाना है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पे कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की, कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की। तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटीज, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैंने जो कंपनी में अप्लाई करा, राम ने जो कंपनी में अप्लाई करा, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने उसके थ्रेट करा, उसे थ्रेट करा कि मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा अगर तुमने मेरे यहाँ पे 8 घंटे की जगह 15 घंटे काम नहीं करा। तो क्या यहाँ पे राम फ्रीली कंसेंट दे रहा है? क्या राम को दबाव बनाया गया है, या राम ने फ्रीली हाँ करी है? तो यहाँ पे क्या है, जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं है, इट मीन्स ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कंसेंट, जो कंसेंट है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा, जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट।
इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए मैंने शब्द में बोला और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, शब्दों में बोला और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि ठीक है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और तुम्हें मेरा ये काम करना है। जस्ट सपोज सामने वाला अगर मुकर जाता है तो क्या मैं उसे स्यू कर सकता हूँ? डू आई हैव एनी प्रूफ टू शो इन द कोर्ट कि मेरे साथ गलत हुआ है? नहीं। तो एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इट मस्ट बी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। ये 8 पॉइंट्स है हमारे। उसके बाद क्या है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो जो हम टर्म्स ला रहे हैं वो सर्टेन होनी चाहिए, वो सर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैंने एक वेंडर है जो कि गेहूं बेचता है। अब गेहूं में भी अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। ये पल्सेस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने उसे बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको इतने ट्रक पल्सेस मेरे गोदाम में उतारने। तो पल्सेस किसी भी तरह की हो सकती हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस। तो इस केस में मैंने क्या करा, मैंने सर्टेनिटी नहीं दिखाई। तो अगर मान लीजिए मैंने पे करा है ए क्लास क्वालिटी के लिए और वो मुझे फॉरवर्ड करता है सी क्लास क्वालिटी, तो मैं उस पर स्यू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। थर्ड, इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल करी जानी चाहिए एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे आएगा? राम को जो जॉब ऑफर करी गई थी, लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिया था, तो क्या पॉसिबल है करना? पॉसिबल है। और जो अभी हमने एग्जांपल लिया कि मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए कि जाओ बादल तोड़ के नीचे, तो क्या वो ला सकता है? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये समवेयर कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज से रिलेटेड है। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में आप एक एग्जांपल डाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड है। तो मान लीजिए ही इज स्पेशली एबल्ड बाय लेग्स, और मैं उसको कहूँ कि तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा और तुम्हें दौड़ के दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, बट वो किसी और के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो कैपेसिटीज ऑफ पार्टी पर्टिकुलरली पर्सन से होता है, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है, जबकि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक्ट से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर पर्सन, और यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है 11th पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void। कहने का मतलब है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, उसका जो ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं चाइना से कुछ सामान मंगा रहा हूँ, इस समय आपको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अगर मैं चाइना से कुछ सामान मंगा रहा हूँ एंड इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लग जाए, पहले नहीं थी रेस्ट्रिक्शन, वो वैलिड था, अब वो वॉइड है। वॉइड मतलब जो कि हमारा जो लॉ है अलाउ नहीं करता है। तो क्या होगा इस केस में, ये एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड कर दिया गया है, तो मैं चाइना से कुछ भी सामान नहीं मंगा सकता, चाइना से कुछ भी सामान इंपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो इस केस में क्या है कि सामान आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये सारे इसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें कि पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होगी तो उससे एक अग्रीमेंट क्रिएट होगा। अग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है तो जब तक अग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप नहीं बनेगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस लीगल रिलेशनशिप, तो लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है एक अग्रीमेंट के साथ। अब अग्रीमेंट कर लिया, लीगल रिलेशनशिप बन गया, तो कह देंगे अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं सो वी कैन स्यू ईच अदर। अब जो कंसिडरेशन बनाएंगे एक वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होने के साथ साथ जो पार्टीज हैं उनके लिए वो परफॉर्म करना कैपेबल होने चाहिए कि वो परफॉर्म कर सके।
अब कैपेबिलिटी की बात हुई, कैपेबल हैं दोनों, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को फोर्सफुली करवाया जाए, वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। और जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ना हो, वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव हो, और सारी चीजें रिटर्न में हो विद सर्टेन टर्म्स। और ऐसी कोई भी टर्म्स, ऐसा कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो कि डिक्लेयर्ड वॉइड है, जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। ये सारे अगर आप पॉइंट्स, जो भी एलिमेंट्स फुलफिल करते हो, सो you can make a valid contract. So that's it class. If you have any doubt, you can comment below. We'll meet in next class. Thank you so much guys.